हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गुरुपथ पे। मैं उपेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आप पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास। इसका टॉपिक चल रहा है उत्तर मुगल काल। जैसा कि आपको पता है कि उत्तर मुगल काल का जो काल है वो 1707 में औरंगजेब की जब मृत्यु हो जाती है तब से लेकर के 1857 के विद्रोह तक का जो समय है उसको उत्तर मुगल काल के नाम से जाना जाता है। पिछले वीडियो में हमने उत्तर मुगल काल के शासकों के क्रम के बारे में पढ़ा था कि कौन सा शासक किस क्रम में गद्दी पर बैठता है। उनमें से कुछ शासकों के बारे में हमने डिटेल में पढ़ लिया था और आज हम उनके आगे के शासकों के बारे में विस्तृत रूप से जानने का प्रयास करेंगे कि उनके शासनकाल के दौरान कौन सी घटनाएं घटी, कहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जो पहला शासक था अहमद शाह अब्दाली तक हमने पढ़ा था। नहीं सॉरी, अहमद शाह जो मुगल वंश का शासक था तब तक पढ़ा था। उसके बाद में जो है आते हैं शासक आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय इनका जो शासन काल है वो 1754 ईस्वी से लेकर 1758 ईस्वी तक रहता है। इनके काल में कुछ विशेष घटनाएं नहीं घटी। बहुत ही चर्चित घटना एक है जो 1757 ईस्वी में जो होती है, जिसको प्लासी का युद्ध के नाम से जाना जाता है। प्लासी का युद्ध। इनके शासनकाल के दौरान एक प्लासी का युद्ध होता है अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के मध्य में। उसमें अंग्रेज जीत जाते हैं। बस उसके अलावा इस आलमगीर द्वितीय से जो इनका शासनकाल है उससे कुछ प्रश्न नहीं बनते हैं। इसके बाद में एक शासक आते हैं जिनका नाम है शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय। इनका जो कार्यकाल है वो 1759 से 1806 ईस्वी तक है। इस दौरान जो घटनाएं घटी हैं उनके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। जैसे कि इनके बारे में जो इनके शासनकाल के दौरान, जैसे कि पहली घटना अगर देखा जाए तो 1761 में जो अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण होता है भारत पे, विशेष रूप से मराठाओं के ऊपर। जैसे मैप के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। इस तरह से कुछ मान लेते हैं कि जैसे कि अहमद शाह अब्दाली जो होता है वो 1761 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करता है। 1761 ईस्वी में 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली अहमद शाह अब्दाली जो है 1761 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करता है। उस समय का देखा तो मराठाओं का साम्राज्य जो है ये मराठाओं का क्षेत्र था। यहाँ पर जो है मराठा शासन करते थे। यहाँ पर मुगल शासन करते थे, मुगल। फिर उसके बाद में ये 1757 ईस्वी में जो अंग्रेज जो है प्लासी का युद्ध जीत जाते हैं। और प्लासी का युद्ध जीतने के बाद जो है बंगाल क्षेत्र पर जो है अंग्रेजों का एकाधिकार हो जाता है एक तरीके से। और क्योंकि ये कहा जाता है कि जो अंग्रेज थे ये 1757 ईस्वी जो प्लासी का युद्ध जीतते हैं, इससे इनके पांव जो है भारत में जम जैसे जाते हैं और जो है एक तरीके से अपना साम्राज्य चलाने या फिर अपना व्यापार में बढ़ावा स्थापित करने के लिए ये जो है बंगाल पर एक तरीके से कब्जा कर लेते हैं। और यहाँ पर जो है व्यापार के रूप में पूरी इनको छूट मिल जाती है। तो यहाँ पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है, अंग्रेज। और यहाँ पर मराठाओं का शासन होता है, तो मराठों का शासन होता है। तो और 1761 ईस्वी में यहाँ से अहमद शाह अब्दाली जो है आक्रमण करता है भारत पे। होता है कि मराठे पहले एक बार आक्रमण करते हैं अटक पे, जो कि अफगानिस्तान का एक क्षेत्र है अटक। और वहाँ के एक दुरानी शासक होते हैं जिनको अहमद शाह दुरानी के नाम से जाना जाता है। और वहाँ पर ये आक्रमण करते हैं और उसी का बदला लेने के लिए 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली जो है ईरान से भारत के पानीपत मैदान में आता है। तो उसमें जो है वो विशेष रूप से मराठाओं के साथ युद्ध करने के लिए आता है। तो मराठे जो होते हैं यहाँ पानीपत में युद्ध करने के लिए यहाँ से जाते हैं। और जो मुगल बादशाह होते हैं उस टाइम पे शाह आलम द्वितीय, ये जो है कि
ये गद्दी छोड़कर भाग जाते हैं यहाँ से। जब मराठे वो अहमद शाह अब्दाली आते हैं भारत पर आक्रमण करने के लिए, तो मुगल बादशाह जो होते हैं वो अपनी गद्दी छोड़ के निकल जाते हैं और मराठों के साथ युद्ध होता है ये। तो मराठे इसमें बुरी तरह से हार जाते हैं। 1761 ईस्वी में जो पानीपत का तृतीय युद्ध माना जाता है, पानीपत का तृतीय युद्ध, पानीपत का जो तृतीय युद्ध होता है उसमें मराठे हार जाते हैं और अहमद शाह अब्दाली जीत जाते हैं। इसी क्रम में होता क्या है कि अहमद शाह अब्दाली की जीत में जो मराठे होते हैं, मराठे जो है कि इसमें बुरी तरह से हार जाते हैं और बुरी तरह से हारने के संबंध में इनकी जो ताकत होती है, जो साम्राज्य को चलाने की शक्ति होती है, वो एक तरीके से छीड़ हो जाती है और उस संबंध में ये काफ़ी कमज़ोर पड़ जाते हैं। और अंग्रेज एक तरीके से यही सोच रहे थे किसी न किसी तरीके से मराठे कमज़ोर पड़े, क्योंकि अंग्रेज जो है कि भारत में एक शक्तिशाली व्यापारियों के रूप में उभरे हुए थे और मुगलों के साथ वो मुकाबला कर चुके थे। और 1757 ईस्वी में मुगल या फिर नवाबों के साथ में, और मुगलों का विशेष ज़्यादा वर्चस्व नहीं रह गया था यहाँ तक आते आते, तो एक तरीके से प्लासी के युद्ध में बंगाल जीत चुके थे, तो मुगलों का इनको ज़्यादा भय नहीं रह गया था और ये कहीं न कहीं चाह रहे थे इनका अगर कोई टक्कर लेने वाला इनसे था तो मराठे थे। तो ये सोच रहे थे कहीं न कहीं मराठे ऐसी गलती करें जिससे ये कमज़ोर पड़े और हमारा जो है दबदबा भारत पर बढ़े। तो इसलिए जो मराठे जो इसमें हार जाते हैं तो इनकी ताकत कमज़ोर हो जाती है और इनको मौका मिल जाता है अंग्रेजों को। तो इस संबंध में इस टाइम पे अगर देखा जाए तो भारत में 4 शक्तियाँ इस टाइम पे हैं। एक तो अहमद शाह अब्दाली, दूसरे मुगल, अंग्रेज और मराठे। तो यहाँ पर भारत का शासक कौन बनेगा, कुछ ऐसी स्थिति देखी जाती है कि यहाँ पर जो अहमद शाह अब्दाली जो होते हैं, तो ये भारत का शासक कौन बनेगा। इस क्रम में मराठे तो कमज़ोर पड़ गए इस युद्ध में हार के, और मुगल जो है अंग्रेजों का सामना करने लायक है नहीं, तो मुगल भी नहीं शासक बन सकते हैं, तो बचे अंग्रेज। लेकिन अभी अहमद शाह अब्दाली भी है, लेकिन अहमद शाह अब्दाली जो वापस लौट जाता है। जब लौट जाता है, इन तीनों में इनकी तो शक्ति कमज़ोर हो चुकी है और ये पहले से ये भी कमज़ोर हो चुके हैं, तो अंग्रेजों को जो है यहाँ पर एक शासन करने का, एक तरीके से या व्यापार करने का, प्रशासन चलाने का मौका मिल जाता है। और अंग्रेज जो है भारत का राजा नहीं बनना चाहते हैं, शासक नहीं बनना चाहते हैं, वो एक तरीके से भारत में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने का प्रयास कर रहे हैं कि कोई न कोई ऐसी सरकार भारत में स्थापित रहे और जिससे हमें कुछ विशेष नुकसान ना हो और हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर व्यापार कर सकें और धन कमा सकें। उनका सिर्फ यही उद्देश्य रहता है। उसके बाद में जब ये अहमद शाह अब्दाली चले जाते हैं तो ये अंग्रेज ही शक्तिशाली एक तरीके से बचते हैं। फिर होता क्या है, एक घटना जैसे 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध होता है। बक्सर का युद्ध जो कि 1764 ईस्वी में होता है अंग्रेजों और मुगलों के बीच में। मुगलों की एक संयुक्त सेना होती है, इसमें अवध के नवाब भी होते हैं और बंगाल के नवाब होते हैं और ये शाह आलम द्वितीय जो होते हैं मुगल बादशाह, इनकी एक संयुक्त सेना होती है तीनों की। वो जो है किसके साथ युद्ध करती है, अंग्रेजों के साथ, जिसको बक्सर का युद्ध कहा जाता है। और बक्सर के युद्ध में ये संयुक्त सेना हार जाती है और अंग्रेजों की जीत हो जाती है। तो इसमें क्या होता है, अंग्रेज जब जीत जाते हैं तो मुगलों पर इनका पूरी तरीके से प्रभाव बन जाता है, दबदबा बन जाता है। और इस तरह से युद्ध के हारने के बाद अंग्रेज क्या करते हैं कि 1765 में एक संधि होती है जिसको इलाहाबाद की संधि कहा जाता है। इलाहाबाद की संधि। और इस इलाहाबाद की संधि में जो कि 1765 ईस्वी में होती है, 1765 में, और 1765 में अंग्रेज क्या करते हैं, शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद बुलाते हैं और वहां पर संधि होती है। और उस संधि में क्या होता है कि मुगल बादशाह तो हार चुके होते हैं और संधि का मतलब होता है जो पार्टी जीतती है या जीतने की कगार पे होती है, तो उसमें क्या होता है कि वो शर्तें रखती है अपनी, और हारने वाली पार्टी को वो शर्तें माननी पड़ती हैं। तो मुगल बादशाह तो हार चुके होते हैं, तो अंग्रेज जो होते हैं कुछ शर्तें रखते हैं, जैसे कि बंगाल जो होता है, बंगाल और बिहार और उड़ीसा, बंगाल, बिहार, उड़ीसा,
इनकी दीवानी वसूलने का अधिकार जो है अंग्रेजों को मिल जाता है इस संधि के दौरान। इलाहाबाद की संधि के दौरान अंग्रेज जो होते हैं बंगाल, बिहार, उड़ीसा में दीवानी वसूलने का अधिकार प्राप्त कर लेते हैं, यानी राजस्व वसूलने का अधिकार उनको हो जाता है। दीवानी मतलब पैसा वसूलने का अधिकार हो जाता है। तो उसमें क्या होता है कि इस संधि के दौरान जो शाह आलम द्वितीय होते हैं, जो भी टैक्स वसूलते थे वो अंग्रेजों को देते थे। और इसमें जो इसी तरह से ये इसको द्वैध शासन एक तरीके से स्थापित हो जाता है। किस तरह से अंग्रेज जो है भारत पर या फिर मुगलों पर द्वैध शासन थोप देते हैं। और इस द्वैध शासन के अंतर्गत क्या होता है कि जो भी जिम्मेदारियों के काम होते हैं, जो उत्तरदायित्व के कार्य होते हैं, वो सब मुगलों के अंडर कर दिए जाते हैं, उनके अधिकार में कर दिए जाते हैं। और धन संबंधी जो धन प्राप्त करने के जो भी कार्य होते हैं, वसूली करने के, राजस्व प्राप्त करने के, वो सब जो है अधिकार अंग्रेजों के पास हो जाते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, इनका जो शाह आलम है ये काफ़ी कमज़ोर पड़ जाते हैं और जो पैसा बटोरने का काम है वो अंग्रेज करने लगते हैं। और जो भी जिम्मेदारियों के कार्य होते हैं, जैसे कि शाही आदेश देना, सिक्के ढालना या जनता की देख रेख, जनता की सुरक्षा, ऐसे कार्य जो है मुगल बादशाह के अंतर्गत रह जाते हैं। और मुगल बादशाह जो होते हैं जब इनकी शक्ति कमज़ोर पड़ जाती है तो धीरे धीरे क्या करते हैं, अंग्रेज जो होते हैं एक तरीके से इनको इस तरह से अंग्रेजों के प्रभाव में आ जाते हैं। और अंग्रेज इनसे कहते हैं कि आप जो है शासक रहें ना रहें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उससे, लेकिन आप शासक के पद पे, राजा के पद पे बने रहिए, लेकिन आप ज़्यादा टेंशन पालने का काम मत कीजिए और हम आपको जो है कि पेंशन देते रहेंगे। राजा के पद पे रहिए और हम आपको पेंशन देते रहेंगे। तो इसमें क्या करते हैं, ये शाह आलम द्वितीय को पेंशन देना शुरू कर देते हैं। पेंशन, ये पेंशन भोगी बन जाते हैं शाह आलम द्वितीय। और इस पेंशन के दौरान क्या होता है, इस पेंशन अगर जो कहा जाता है कि जो प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस मुगल बादशाह के द्वारा जो है पेंशन लेना पहले आरंभ किया गया था, या जो मुगल बादशाह थे तो पेंशन जो है शाह आलम द्वितीय को पहले मिलना शुरू हुआ था। अंग्रेजों ने सबसे पहले पेंशन देने का काम शाह आलम द्वितीय को किया था। और इसमें जो शाह आलम द्वितीय जो होते हैं और जो पेंशन लेना आरंभ करते हैं, पहले तो ये राजगद्दी पे बैठते हैं जो कि एक तरीके से राज्याभिषेक होता है, मुगल बादशाह होते हैं, एक स्वतंत्र रूप से राजा बनते हैं। लेकिन बाद में ये पेंशन भोगी बन जाते हैं अंग्रेजों के, जब ये युद्ध हार जाते हैं और इलाहाबाद की संधि के बाद ये पेंशन भोगी बन जाते हैं। तो इस तरह से ये पेंशन प्राप्त करते हैं। उसके बाद में जो शासक आते हैं जिनको कहा जाता है, जिनका नाम होता है अकबर। अकबर जो होते हैं, अकबर, इनके बाद के शाह आलम के बाद के जो शासक हैं इनका नाम है अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय, इनका जो शासन काल है वो 1806 ईस्वी से लेकर 1837 ईस्वी तक का है। और इनके शासन काल में कुछ विशेष घटनाएं नहीं घटती हैं, ऐसे कोई प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। एक घटना है सिर्फ, ये जो है ऐसा होता है कि अकबर द्वितीय जो होते हैं यहाँ तक तो ये पेंशन प्राप्त करते हैं, इनको पेंशन मिलती है, पेंशन के रूप में काम करते हैं, एज ए राजा हैं, लेकिन उनको जो है काम पेंशन के बदले करते हैं। पेंशन मिलती है और जो भी काम करते हैं वो करते हैं। इनसे क्या होता है, जनता से इनका मोह माया टूट जाता है और जनता का भरोसा जो होता है इनके प्रति वो भी टूट जाता है। जनता का भी भरोसा, जो भी विश्वास होता है वो भी टूट जाता है। तो एक तरीके से औपचारिक तौर पर राजा रहते हैं, लेकिन ये पेंशन प्राप्त करते रहते, अपना गुजारा करते हैं और उनको किसी बात से मतलब नहीं रहता है। तो वही स्थिति यहाँ तक आते आते होगी। ये एक तरीके से अनुवांशिक हो गया, यहाँ से एक तरीके से अनुवांशिक तरीके से होने लगा कार्य, क्योंकि अभी तक जो राजा जो बने थे तब इनको पेंशन के तरीके से नहीं बने थे, इनको जो है पेंशन बाद में देना शुरू हुआ। और इनके काल में ही एक कार्य और होता है कि ये जो पहले शासक हैं जो अंग्रेजों के संरक्षण में कार्य करते हैं। एक लॉर्ड लेक, शाह आलम द्वितीय के बारे में बता रहे हैं, एक लॉर्ड लेक नाम के व्यक्ति होते हैं अंग्रेज, लॉर्ड लेक। और इनके द्वारा जो है एक तरीके से ये जब आते हैं और इनको जो है अंग्रेजों के संरक्षण में कार्य करने के लिए बाध्य कर दिया जाता है, और तभी ये पेंशन वगैरह देना इनको आरंभ किया जाता है। और ये पहले शासक के रूप में होते हैं और बाद में पेंशन भोगी बन जाते हैं और अंग्रेजों के संरक्षण में कार्य करने लगते हैं। पहले ये राजा के पद पे होते हैं, बाद में अंग्रेज इनको अपना संरक्षण देते हैं और पेंशन पे इनको काम करने का अधिकार देते हैं। वही चीज होती है, अनुवांशिक हो जाता है और इनको भी पेंशन पे ही रखा जाता है। इनके बाद शाह आलम के बाद ये जो राजा बनते हैं अकबर द्वितीय,
ये भी पेंशन पे ही काम करते हैं। और उसी पेंशन के दौरान इनके सामने समस्या ये आ जाती है कि हाँ ये पेंशन प्राप्त करते हैं, लेकिन यहाँ तक आते हैं तो इनको पेंशन कम दी जाती है, कम कर देते हैं अंग्रेज, इनको पेंशन देना कम कर देते हैं। उससे क्या होता है, ये बड़े परेशान होने लगते हैं। और परेशान होने के क्रम में क्या करते हैं, राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय, ये राजा राम मोहन राय को इंग्लैंड भेजते हैं वहां की रानी के पास, और उनसे हमारी दरख्वास्त कीजिए, हमारी बात कहिएगा जाके कि अंग्रेज हमें बहुत एक तरीके से हमारे प्रति बहुत कड़ा व्यवहार कर रहे हैं और हमारी पेंशन भी कम कर दी है, ऐसी कुछ रियायतें प्राप्त कीजिए ताकि अंग्रेजों द्वारा हमारे प्रति कुछ उदारता भरे कार्य किए जाएं। तो इस क्रम में इसी उद्देश्य को लेकर राजा राम मोहन राय को अकबर जो द्वितीय हैं ये जो है इंग्लैंड भेजते हैं। और ये अकबर द्वितीय जो है तो इनको ही राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि देते हैं। अकबर द्वितीय राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि देते हैं। देखिए स्थितियां इनकी मूलों की कितनी खराब हो चुकी हैं। ये पेंशन पे कार्य कर रहे थे, ये इन्होंने पेंशन पे कार्य करना शुरू किया शाह आलम ने, और ये आप बाद में ये भी पेंशन पे कार्य शुरू करते हैं। लेकिन इनकी पेंशन ठीक है, लेकिन इनकी पेंशन बाद में वो कम कर देते हैं, घटा देते हैं। तब इससे इतने परेशान हो जाते हैं, तब ये राजा राम मोहन राय को भेजते हैं। ये पेंशन भी पूरी नहीं पा रहे हैं, उसके बाद में उपाधि दे रहे हैं इनको राजा की। स्वयं राजा नहीं रहे हैं, लेकिन राजा राम मोहन राय को ये राजा की उपाधि दे रहे हैं। इनसे बस एक ही प्रश्न बन सकता है कि किसने जो है राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी, तो अकबर द्वितीय, ठीक है। और किसने राजा राम मोहन राय को इंग्लैंड भेजा, तो भी अकबर द्वितीय। और बाकी इनके बारे में कुछ ज्यादा पूछा नहीं जाता है। उसके बाद में एक शासक आते हैं मुगल वंश के, जो कि एक तरीके से अंतिम बादशाह होते हैं, अंतिम मुगल वंश के शासक होते हैं, जिनका नाम होता है बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह द्वितीय। इनको बहादुर शाह जफर भी कहा जाता है, जफर। और इनका शासनकाल जो है 1837 से 1857 की क्रांति तक रहता है। इनका शासनकाल 1837 से 1857 की क्रांति तक चलता है। और इनके समय तक आते आते स्थिति इतनी खराब हो जाती है, जो अंग्रेज इनको पेंशन दे रहे होते और इनको जो है इनकी पेंशन भी बंद कर देते हैं। यहाँ इनको पेंशन भी मिलना बंद हो जाता है और इनकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि अंग्रेज इनको लाल किले से भी बाहर कर देते हैं कि आपको लाल किले में रहने का अधिकार नहीं है। और जो है इनके जो राज परिवार के जो लोग होते हैं, इनके परिवार से रिलेटेड होते हैं, इनके पुत्र वगैरह जो होते हैं, उनको भी अंग्रेज बहुत प्रताड़ित करते हैं और मार देते हैं। और इससे क्या होता है, और इनको लाल किले से बाहर कर देते हैं। और 1857 की क्रांति से जो है अंग्रेज इनसे काफ़ी नाराज हो जाते हैं, क्योंकि भारत में जो क्रांतिकारी होते हैं वो अंग्रेजों के प्रति बड़े नाराज होते हैं और विद्रोह आरंभ कर देते हैं अंग्रेजों के खिलाफ। और इनको जो है अपना लीडर स्वीकार करते हैं, जो क्रांतिकारी होते हैं, ये हमारे जो है लीडर बहादुर शाह जफर हैं और इनके नेतृत्व में हम अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति कर रहे हैं और इनके लिए ही हम अंग्रेजों से लड़ रहे हैं। और ये भी इस बात से थोड़ा प्रसन्न हो जाते हैं, हालांकि उम्र दराज व्यक्ति हो जाते हैं, लेकिन एक जज्बा आ जाता है कि एक शासक के रूप में फिर से हम मुगल साम्राज्य को एक मजबूत आधार देंगे। इस टाइप से इनके अंदर जो है कुछ ताकत और हिम्मत आ जाती है और ये क्रांतिकारियों को साथ देने का निर्णय लेते हैं। इससे अंग्रेज नाराज हो जाते हैं और इनको लाल किले से भी बाहर कर देते हैं। और ये उसी युद्ध के दौरान ये भाग जाते हैं। 1857 का जो विद्रोह होता है उसमें भाग जाते हैं और जो अकबर का जो हुमायूं का जो मकबरा है जो दिल्ली में, उसमें जाके छिप जाते हैं और अंग्रेज फिर भी ढूंढ लेते हैं इनको और बाद में इनको रंगून भेज देते हैं। रंगून जो कि म्यांमार में है, रंगून भेज देते हैं और यहीं पर इनकी मृत्यु हो जाती है। और अपने जीवन में काफ़ी दुखी अपने आप को कहते हैं और ये जो चाहते थे कि हमारी जो मृत्यु है, जो हमें दफनाया जाए, वो इंडिया में दफनाया जाए, भारत में दफनाया जाए, लेकिन बदकिस्मती से इनको रंगून भेज दिया जाता है, वहीं पे इनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन इनकी इच्छा ये होती है कि हमारा जो है कि अंतिम संस्कार या हमें जो दफनाया जाए वो हिंदुस्तान में दफनाया जाए। तो अपने जीवन से काफ़ी हताहत होते हैं, परेशान होते हैं और जो है कि इनकी स्थितियाँ बहुत खराब हो जाती हैं और यहीं से मुगल साम्राज्य का अंत हो जाता है। और भारत में जो प्रशासन होता है वो सीधा इंग्लैंड को सौंप दिया जाता है कि 1857 में 1 नवंबर
1 नवंबर 1857 से क्या होता है, जो भी भारत का शासन होता है, वो अभी तक कंपनी चला रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके हाथ से पावर लेकर इंग्लैंड के क्राउन को सौंप दिया जाता है। इंग्लैंड की रानी के द्वारा जो नेतृत्व में जो है कि भारत का प्रशासन चलाया जाता था। तो एक तरीके से यहाँ से मुगल वंश का समापन हो जाता है पूरी तरीके से, कि मुगल वंश यहाँ से समाप्त हो जाता है और अंग्रेजों का शासन स्टार्ट हो जाता है। अब अगले वीडियोज में हम पढ़ेंगे जो बंगाल में संघर्ष होता है अंग्रेजों से, तो उसके बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे कि बंगाल संघर्ष के बारे में। और जो है कि वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो।